तो स्वागत है आपका पॉलिटी रिवीजन सीरीज थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू में। टॉपिक चल रहा है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर और उसमें पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है लेक्चर 17 में। आज है लेक्चर 18 और पार्ट 2 है। तो ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल, आपको मालूम ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं मालूम पॉज करके देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20। क्रेडिट सिस्टम का ध्यान में रखना है, डेवलप करना है थ्रू आउट द सीरीज। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। दो स्टेटमेंट है, दोनों को देखना है कौन सा सही है। पहला है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मालूम है, क्वेश्चन देखते ही मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं सो दैट आपका टाइम बचे। दैट्स वाई आपको जैसे ही वीडियो क्वेश्चन पूरा दिखे आपको पॉज करना है, अपना सॉल्व करना है, देन वीडियो को कंटिन्यू करना है। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसका मेंशन नहीं है। कहाँ पे है फिर? रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा है ना, उसमें है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। बिल्कुल लोकसभा में ही केवल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कई बार हमने देख लिया, राज्यसभा में नहीं। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है, यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट टू बी स्पेसिफिक लोकसभा है ना, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, प्राइम मिनिस्टर जो है किसी को भी चाहे अपने मिनिस्टर में है ना, मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, तो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि इनको अपॉइंट कर दो, और अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट कर देता है, तो उसके प्लेजर पे नहीं है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। तीसरा, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही हुआ, तो पहला तीसरा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है ना, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, जैसा अपन ऊपर डिस्कस किया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। कई बार देख चुके हैं। फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का क्या फीचर है? पहला, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल हेड। नॉमिनल कौन सा होता है? प्रेसिडेंट। रियल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी रूल, कि जब लोग कॉन्फिडेंस लूज करते हैं गवर्नमेंट गिर जाती है। अगला, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब मंत्रिमंडल का, किसके प्रति? लेजिस्लेटिव के प्रति, लोकसभा। अगला, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, मतलब मिनिस्टर जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, स्टेट में प्राइम मिनिस्टर, सेंटर में। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस हर 5 साल बाद है ना, कि क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो उससे पहले भी हो सकता है, लोकसभा या फिर असेंबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the annual union budget is not passed by लोकसभा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर यूनियन बजट पास ही नहीं हुआ, इसका मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों को, है ना। लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव के प्रति कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो सरकार बनाने का क्या मतलब हुआ? तो सरकार प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरी सरकार है ना रेजिग्नेशन सबमिट करती है। तो ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for a joint sitting of the Parliament during the passage of मतलब बोल रहा है ज्वाइंट सिटिंग कब पॉसिबल है? जब डेडलॉक हो जाए दोनों के बीच में। तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, हमने देखा है कि ऑर्डिनरी बिल के लिए लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा, तो इसके लिए तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हो। लेकिन मनी बिल में लोकसभा इज मच स्ट्रॉन्गर देन राज्यसभा, मतलब लोकसभा का ही पूरा पूरा चलता है, राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता उसमें, है ना। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बिठा सकते, तो ना तो दूसरे में बिठाएंगे ना तो तीसरे में, बचा कौन सा? पहला। तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए ही ज्वाइंट सिटिंग बैठती है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट? अभी हमने देखा था कोई ऊपर पर्टिकुलर, आई थिंक पिछले लेक्चर में देखा था कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो ये गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है। आप सोचो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है अगर आपने पूरे के पूरे ऑप्शन को जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 में आया था किया होता, तो अभी कल का जो हमने किया जो आई थिंक 13-14 में आया था उसको इजीली बहुत ही आसानी से कर लेते, राइट। तो ये होता है कि एकदम डीप में है ना गहन एनालिसिस करने का फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बजट, है ना।
कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बजट, चारों में से कौन सा क्या बोल रहा है? नॉट करेक्ट, है ना। पहला, पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ द बजट। ओके, पार्लियामेंट हैज द पावर टू वोट ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट हैज द पावर टू वोट ऑन द, नहीं, पार्लियामेंट हैज डोंट हैव द पावर टू वोट ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड। उस पर वोटिंग नहीं होती, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए हमारा बी हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं सच दैट हमारे फैक्ट्स क्लियर हो। पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इम्पोज अ टैक्स विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इंक्रीज एनी टैक्स विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ द बजट। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डज, मालूम है हमको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू वोट ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Expenditure charged upon the consolidated fund of India can only be discussed in the parliament and it is not subjected to vote on the parliament. ओके, सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है, आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट कंट्रोल करने लगेगी, है ना, तो कोई भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, चाहे वो जुडिशली हुआ चाहे एग्जीक्यूटिव हुआ। तीसरा करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है, अभी हमने देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया लोकसभा स्पीकर इज, लोकसभा स्पीकर क्या होता है? नॉमिनेट होता है, चूजन होता है, इलेक्टेड या अपॉइंटेड? तो इसका आंसर है चूजन, है ना। अपने मेंबर्स में से ही किसी को भी चूज करती है कौन? लोकसभा। कौन सा आर्टिकल है? 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा स्पीकर इज चूजन बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा। द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड discipline in the house. The speaker also has the power to decide whether a bill is money bill or not. ये सारे के सारे रोल होते हैं किसके? स्पीकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट shall consist of not more than 450 members chosen by direct election from टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इफ ही और सी इज लेस देन 25 ईयर ऑफ एज। बिल्कुल 25 ईयर कम से कम उम्र होनी चाहिए। दूसरा सही, पहला गलत, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप। एज पर आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल नॉट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500, है ना, 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो 450 बोला, दैट्स व्हाई गलत था। एंड नॉट लेस देन 60, कम से कम 60, ज्यादा से ज्यादा 500, है ना, 60 से 500। अच्छा, राज्यसभा में मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का आप बताओ, कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ जितना है उसका 1/3। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 173 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया a person shall not be qualified to be chosen to be fill a seat in the legislature of a state unless he or she citizen of India हो, है ना, उसके साथ ओथ लेने के तैयार हो एज पर 3rd शेड्यूल, है ना। इन केस ऑफ अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, है ना। ये सारा कुछ है, मालूम है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी on public account is appointed by the speaker of Lok Sabha, ठीक है। The committee on the public account committee comprises member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha and a few eminent person of the industry and trade। बिल्कुल गलत। अभी ऊपर हमने देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। बाहर से तो कोई होता ही नहीं, यहाँ तो बाहर बोल रहा है, इसलिए दूसरा गलत, पहला सही। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। मैंने सारा कुछ बता ही दिया आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, You consider the following statement: the joint sitting of both houses of the parliament in India is sanctioned under Article 108 of the Constitution। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, the first joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in the year 1961। मालूम नहीं, बहुत ही वेग और फैक्चुअल स्टेटमेंट है, कह नहीं सकते, इसलिए तीसरे पे आते हैं। The second joint sitting of the both houses of Indian Parliament was held to pass the Banking Service Commission बिल, ऐसा। अच्छा, ये भी देखो बहुत फैक्चुअल लग रहा है ना। तो अब सोचो कि इतना 2003 में हो जाता है, ठीक है, पहले का है तो कोई कह नहीं सकते कि कैसे अप्रोच होना चाहिए। तो देखो हमें पता है पहला सही है, पहला तो होना चाहिए, तो दूसरा गया।
पहला होना चाहिए और दूसरे तीसरे का आता पता नहीं है ना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो दिख रहा है ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि तीनों सही होना चाहिए। देख लेते हैं, नहीं तो इसका पहला भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी। हमें फैक्चुअल डेटा नहीं पता, इसलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। ओके, पहला सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा, अच्छा मतलब तीनों सही है तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखना कि 9 मई 1961 को, है ना, ज्वाइंट सिटिंग हुआ था, फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग, और द सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग कब हुआ था, 1977 में। आई होप कि इसको आपको बाद में ध्यान रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा टू द इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। ये तो सब मोस्टली सबको पता होता है कि इसका आंसर है 7th and 31st, राइट। तो इसका ऑप्शन है सी, कि 7th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, 525 से बढ़ा के 45 किया, और 31st ने 45 से बढ़ा के 52 किया। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। While member of the Rajya Sabha are associated with Committee on Public Account and Public Undertaking, members of Committee on Estimate are drawn entirely from the Lok Sabha। बिल्कुल, देखो यहाँ पे तीन दिया, तीन कमिटी दिया। पहला कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसमें 22, 15 और 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अगला बोला पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो इसमें भी 22, 15 और 7, और एस्टिमेट कमेटी में टोटल 30 और सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं, राइट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला। दूसरा, द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क्स अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट अफेयर्स। ये भी ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ठीक होने के ज्यादा चांसेस है। ओके, तो दूसरा वाला भी ठीक करके चलते हैं। तीसरा, द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन कमिटीज, काउंसिल, बोर्ड एंड कमीशन एक्सेट्रा सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस मिनिस्ट्री। ये भी ठीक है, पॉजिटिव लग रहा है तो सही होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ठीक होने चाहिए। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में बोला कि बता ही दिया 22 होते हैं, है ना, और 15, 7 ये भी पता ही हमें। एस्टिमेट कमेटी में टोटल 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर वर्क करता है अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को ऑन कमेटी, काउंसिल, बोर्ड्स एंड कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस मिनिस्ट्री। ठीक है, बाकी सारे डिटेल हमें मालूम ही है, बाकी भी देख लेते हैं एस्टिमेट कमेटी के बारे में। इट हैज 30 मेंबर एंड ऑल दीज मेंबर आर फ्रॉम लोकसभा लोअर हाउस। It is constituted for the purpose of scrutinizing the functioning of government, ministry and departments in terms of the allocation of funds. ठीक है, all the recommendations made by the committee are advisory in nature and stand non-binding for the parliament. Public account committee के बारे में बात करते हैं। It is formed every year with not more than 22 member। 22 में 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, और none of the member of this committee are allowed टू बी मिनिस्टर इन दी गवर्नमेंट, मतलब सारे के सारे मेंबर नॉन मिनिस्टर होते हैं। ऐसा नहीं कोई मिनिस्टर आके इसका मेंबर बन जाए, नहीं। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बात करें तो उसमें भी 22 होते हैं, 15 और 7 हो गए। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, तो जैसे हाल हो गया, है ना, एनटीपीसी हो गया, इन सब को के रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ लोकसभा, चारों ऑप्शन, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। देखो कितना वेग और कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, लेकिन 1 ईयर में बोल रहा कि एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेशन ऑफ इमरजेंसी। बिल्कुल ठीक है, तो सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। कब? जब इमरजेंसी लगी हो तब। लेकिन जैसे इमरजेंसी हटती है तो उसके 6 महीने के अंदर, है ना, उसको हटाना होगा। तो आप देख सकते हो आर्टिकल 352 में बोला है कि टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, दिस एक्सटेंशन कैन बी डन बाय 1 ईयर एट अ टाइम, allowing the continuation of the Lok Sabha beyond its regular 5-year term. However, the extension can't continue beyond 6 months once the emergency has ceased to operate or has been revoked. मतलब जैसे इमरजेंसी हट जाएगी उसके 6 महीने से ज्यादा जो है ये नहीं चल सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकते, इलेक्शन कराना पड़ेगा। अब बाकी इमरजेंसी के बारे में जान लेते हैं। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, है ना, और आर्टिकल 352 में फिर प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं।
और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि है आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360, ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। 1 बाय 1 तीनों के बारे में पढ़ते हैं। 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। दिस कैन बी डन ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। अब मेरे को बताइए कि आर्म रिबेलियन कैसे आया। पहले इसकी जगह पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आर्म रिबेलियन आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। President can declare emergency rule for the entire country or for any specific part of the Indian territory. Next, President rule. जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा, President rule आर्टिकल 356 है ना। एक क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है ना। तो लगता है प्रेसिडेंट रूल। अंडर प्रेसिडेंट रूल द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और यूटी इज डिसॉल्व एंड द गवर्नेंस कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट करना है। देखो, जो लोकल बॉडीज है ना, लोकल बॉडीज और जो स्टेट असेंबली है उसको डिसॉल्व नहीं करते, जब बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सस्पेंड करते हैं। ओके। और तीसरा है द प्रेसिडेंट हैज पावर टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ लोकसभा फॉर अप टू 1 ईयर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। तीसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया हो तो हम इसको लगा सकते हैं इस पर आर्टिकल 360। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिमिलर टू नेशनल इमरजेंसी, द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नॉर्मल 5-year पीरियड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी फॉर अप टू 1 ईयर एट अ टाइम। एक बार में 1 साल के लिए है ना, कर सकते हैं। नेक्स्ट, Which of the following statement correctly describe the 4th schedule of the Constitution of India? याद कीजिए, कैसे मैंने याद कराया था आपको, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है ना, TEAR, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, 1 2 3 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो, पहले 12 देखते हैं है ना। ए म्यूनसिपालिटी, 11 पार्लियामेंट, सॉरी पंचायत, और 10th क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 9th क्या है, लैंड रिफॉर्म। 8वां क्या है, 8वां है ऑफिशियल लैंग्वेज। 7वां है फेडरल लिस्ट, जिसमें तीनों है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 6ठा क्या है, अदर ट्राइबल एरियाज। 5वां है शेड्यूल्ड एरिया। 4था है राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा में कितने सीट है ना, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये है 4थे शेड्यूल में। तो आप देख सकते हो राज्यसभा के रिलेटेड कौन सा बोल रहा है, इट एलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। बिल्कुल, चौथा डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बोला इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्टर ऑफ ट्राइबल एरिया। नहीं, ये सब बेकार है ना। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, बाकी भी देख लेते हैं। और ये है एमोलुमेंट्स, जो है दूसरा है। टेरिटरी है ना, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी है पहला शेड्यूल। और तीसरा क्या है, आप कमेंट करके बताओगे, ए से। ओके, ओथ एंड एफर्मेशन, चलो मैं नहीं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूरा देख लिया डिटेल में, तो इसलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। 4 है ना। इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी, बिल्कुल करता है, लेकिन बाकी भी ऑप्शन देखते हैं। थ्रू एडवाइजरी कमेटी ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री। ओके, बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटर सेंड पीरियोडिक रिपोर्ट ना, बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स। ये तो बकवास है। पहला ही स्टेटमेंट जो है कि थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी। देखो, बहुत सारी कमेटीज बनी है जो टाइम टू टाइम स्क्रूटनी करती है रिपोर्ट्स की, है ना। उसके थ्रू इंडियन पार्लियामेंट क्या करता है, एक्सरसाइज करता है कंट्रोल। देख सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 2 टाइप की होती है, एडहॉक और स्टैंडिंग। स्टैंडिंग कमेटी एडहॉक, स्टैंडिंग मतलब परमानेंट टाइप की होती है, एडहॉक जो है टेम्परेरी टाइप की होती है, जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती है। जैसे वो काम हो जाता है, इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो पूरी की पूरी मतलब परमानेंट टाइप की होती है, हमेशा एग्जिस्ट करती है और हर ईयर जो है बनाई जाती है ना, कॉन्स्टिट्यूट होती है। अच्छा, आप मेरे को आप बताओगे हाउ मेनी total standing committee exists right now, age of 2025. Next question, the speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This phenomena is known as, ऐसे phenomena को है ना yielding the floor बोलते हैं। अब बाकी भी समझ लेते हैं। मतलब
क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है पासिंग बिटवीन द मेंबर एड्रेसिंग द हाउस एंड द चेयर विच इज कंसिडर ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री एटिकेट। अगला इंटरपेलेशन होता है द फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड बाय अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू द गवर्नमेंट। डेकोरम होता है जनरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ मेंबर मस्ट मेंटेन डेकोरम ऑफ द चेयर एंड द हाउस। Presiding officer maintain discipline and decorum in the house and can punish a member for unruly behavior with respect to the law after suspending them। आई होप क्लियर होगा चारों के चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा बातें लिखी गई है? पहला, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो देखो दूसरा तो एकदम पक्का क्लियर है, लेकिन पहला द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर होता भी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो सीट अपनी वैकेट करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ये दोनों सही होना चाहिए, लेकिन इसका देखते हैं आंसर। तो ऑप्शन बी मतलब दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। आर्टिकल 79 में ये बात बोली है कि डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट for union which shall consist of president, 2 houses to be known as Lok Sabha और Rajya Sabha, Council of State and House of the People। इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एक पर्सन एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के लिए, ये सारे के सारे कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कम से कम 35 साल का होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल में। अगर करता है तो वैकेट करना पड़ेगा अपनी सीट को। और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन या फिर गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स of India does not have a legislative council so far, even though the constitutional 7th amendment act 1956 provided for it। अब ध्यान से देखो, there are only 6 states in our country जिनके पास legislative council भी है ना? कौन कौन सा? महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटका है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो बचा कौन सा? मध्य प्रदेश। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो आप देख ही सकते हो पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following has the right to vote in the elections to both the Lok Sabha and the Rajya Sabha। लोक सभा और राज्य सभा दोनों में वोट देने के लिए कौन एलिजिबल है? 4 ऑप्शन है। तो हमें पता है कि जो अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसको छोड़ के, है ना, जो मेंबर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव का वो एलिजिबल होता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। देखो, अगर लोअर हाउस का है तो लोअर हाउस में ही वोट देगा, अपर हाउस का है तो अपर में ही देगा, राइट। तो इसलिए पहला दूसरा तो हो नहीं सकता, तीसरा स्टेट लेजिस्लेटिव का तो नहीं होगा। कौन सा होगा? लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू बोथ द लोकसभा और राज्यसभा। दे वोट एज ए कॉमन वोटर्स इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, है ना, और मेंबर ऑफ राज्यसभा का वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में वोट करते हैं। अब बात रहा काउंसिल वाले क्यों नहीं करते, तो वो एलिजिबल नहीं होते किसके लिए? दूसरे वाले के लिए, मतलब राज्यसभा के मेंबर को नहीं चूज कर सकते, केवल लोकसभा को करते हैं एज अ कॉमन वोटर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट। ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और हमसे पूछा क्या था कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, करेक्ट। ओके, करेक्ट ही पूछा था। बाकी ऑप्शन भी देख लेते पहले। ही नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन बट हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन। ये तो मिनिस्टर बनने का है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये तो नहीं होगा, वो मेंबर होना चाहिए। तीसरा, ही लूजेज हिज ऑफिस इफ द हाउस इज डिसॉल्व बिफोर द एंड ऑफ इट्स नॉर्मल टेनर, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। If he intend to resign, the letter of his resignation is to be addressed to the डिप्टी स्पीकर, बिल्कुल सही है। देखो, स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को देता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देता है। वहीं पर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है रेजिग्नेशन और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। तो
इफ ही इंटेंड टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही होना चाहिए, और हमसे सही पूछा है तो डी होना चाहिए, बिल्कुल डी है। इफ द स्पीकर ऑफ लोक सभा इंटेंड टू रिजाइन द करेक्ट प्रोसीजर इज टू एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर। ओके, ये सारा कुछ हमने देख लिया। अच्छा, पहले वाले में जो थोड़ा सा डाउट था उसको हम समझ लेते हैं। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वो अभी देखा हमने चूज किया जाता है विद इन लोकसभा, है ना, कौन स्पीकर। आई होप ये करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही हुए हों, या फिर उनके अप्रोच आपको एकदम क्लियर हो गए हों लेक्चर देखने के बाद। कहीं पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पूछना है, डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि जब आप पूछोगे, डिस्कस करोगे, तभी आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे और आप बेहतर बन पाओगे कल से। तो आज के लिए बस यही 2 लाइन थे। इस बात को ध्यान में रखना है कि अपने आप को बस फोकस करना है बेहतर होने पर, है ना। आज जो भी हो आप मैटर नहीं करता, लेकिन क्या आप बेहतर होने के लिए तैयार हो कि नहीं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आई होप ये इम्प्लीमेंट करोगे, आप खुद को बेहतर करोगे डे बाई डे। तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय, लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।